सो हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे अब तक फिजिक्स क्लास 12 का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। और आज का हमारा लेक्चर होगा सेकंड चैप्टर, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। मतलब कि जब डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर कितना फोर्स लगता है, कितना टॉर्क लगता है, उसे घुमाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमारा वर्क टॉपिक है कि वर्क डन ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ ए डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर कितना वर्क करना पड़ेगा उसे रोटेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक डाइपोल जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ठीक, अगर फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स के अगेंस्ट उसे रोटेट करने के लिए हमें कुछ वर्क भी करना पड़ेगा, है ना। जैसे किसी भी फोर्स के अगेंस्ट हमें कुछ वर्क करना पड़ता है ना। अगर किसी चीज को अगर आप पकड़कर ऊपर ले जाओ, ठीक है, अगर किसी चीज को आपको उठाकर आपको ऊपर ले जाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। ठीक है, ऐसा ही क्या है कि ऐसे ही यहाँ पर किसी जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वहां पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ता है डाइपोल को रोटेट करने के लिए। बात समझ आ गई? तो लेट सपोज कि हमारा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो दिखा देता हूँ किधर है। ये हमारा एरो से बना हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं यहाँ पर कि हमारा जो डाइपोल है वो कैसे रखा हुआ है। तो डाइपोल पहले हमारा रखा हुआ है इस पोजीशन पर, दिख रहा होगा यहाँ पर एंगल θ1 पर। ठीक है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो इस प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा। तो प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन वही होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो इस प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा क्यू ई। ये हो गया हमारा फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, मतलब इस पर फोर्स लग रहा है क्यू इंटू ई और इसका डायरेक्शन कितना है, इसका डायरेक्शन है फॉरवर्ड यानी आगे की ओर। बात करें थोड़ा सा, अगर हम देखिए अगर जहां जो नेगेटिव चार्ज है उस पर फोर्स कहां लग रहा है, तो नेगेटिव चार्ज पर जब फोर्स लगता है तो वो कैसा लगता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आगे जा रहा है लेफ्ट टू राइट तो हमारा जो फोर्स लगेगा इस माइनस क्यू चार्ज पर उसका डायरेक्शन किधर होगा, उसका डायरेक्शन होगा राइट टू लेफ्ट यानी पीछे की ओर लगेगा फोर्स। और दोनों फोर्स, हाँ सबसे पहली बात की दोनों फोर्स क्या होता है, देखो है ना, दोनों फोर्स तो दिख रहा है, दोनों का डायरेक्शन कैसा, जस्ट अपोजिट है। तो ऐसा कब होगा, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, जब आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, है ना। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो उस केस में दोनों पर फोर्स कैसा लगता है, फोर्स दोनों पर सेम लगता है, बस दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। बस ये होता है हमारा नेट फोर्स लगने वाला। ठीक, अब हम चाह रहे हैं कि इस डाइपोल को हम चाहते हैं रोटेट कराना। क्या चाहते हैं इस डाइपोल को, हम चाहते हैं इसे रोटेट करना। ठीक है, कैसे रोटेट करना चाहते हैं, तो मान लो ये पहले हमारा इस एलोंग था, हमारा ये एलोंग था पहले किसका, डाइपोल का। ठीक है, ये एंगल कितना बना रहा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, θ1 दिख रहा होगा यहाँ पे θ1। अब क्या चाहते हैं, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो इस पोजीशन पे रखा हुआ है इसको हम थोड़ा रोटेट कर देते हैं कुछ एंगल पर, θ2 पर। अब क्या होगा, इसका फाइनल पोजीशन हो जाएगा कुछ इस टाइप से, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये हो गया इसका फाइनल पोजीशन। तो इतना रोटेट करने पर, मतलब θ1 से θ2 रोटेट करने पर हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर लीनियर फोर्स है तो एफ इंटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर बात करते हैं, अगर हमारा फोर्स कैसा है, एंगुलर फोर्स है मतलब टॉर्क है, उसमें डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होना चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो हमें पता है जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर फोर्स, उस पर जो टॉर्क लगता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, टॉर्क की वैल्यू होती है पीई साइन थीटा, है ना। व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड at an angle theta to an electric field, the torque due to electric field on it is tau equal to p sin theta। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच एंगल थीटा है तो उसमें उस पर जो डाइपोल पर जो टॉर्क लगता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें इसे रोटेट करना है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर देखो कि फोर्स कैसा है, फोर्स यहाँ पर एंगुलर फोर्स है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है, एंगुलर। मतलब हम इसको थीटा से हम रोटेट करना चाह रहे हैं ना। तो थीटा को जब रोटेट करते हैं तो थीटा क्या होता है, हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू, यहाँ देखो थोड़ा सा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा टाउ डी थीटा। बात समझ आ रही है, वर्क इक्वल टू थोड़ा सा वर्क क्या हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा। तो पूरा वर्क निकालना तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, टाउ डी थीटा को। ठीक, कहां से कहां इसको हम रोटेट करना चाहते हैं, तो पहले ये रखा था θ1 पर, इसको हम θ1 से θ2 रोटेट करना चाह रहे हैं। तो जब इंटीग्रेशन यूज करोगे तो लिमिट लगाओगे θ1 से θ2, टाउ की वैल्यू पुट कर लो तो टाउ की वैल्यू जाएगी पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब बात करते हैं इसको इंटीग्रेट करना, हमें तो इंटीग्रेट कैसे करते हैं, हम सबको पता है कि डाइपोल की वैल्यू फिक्स होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म है मतलब वो
डिस्टेंस के साथ वैरी नहीं कर रहा है, तो पीई बाहर आ गया। बच गया क्या हमारे पास, θ1 से θ2 इंटीग्रेट करना है हमें sin थीटा डी थीटा को। और क्या सकते हैं, दिस इंप्लाइज कर सकते हैं कि पीई बाहर आ गया, sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक, लिमिट लगाओ कहां से, θ1 से θ2 तक। सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा पीई, है ना, माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बच जाएगा अब, cos θ2 माइनस cos θ1। ठीक, देखो एक माइनस साइन बाहर पर है ना, एक साइन कहाँ है, माइनस साइन कहाँ है, बाहर है। तो इस माइनस साइन को जब आप अंदर ले जाओगे तो क्या होगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब जो cos θ2 था वो माइनस cos θ बन जाएगा, और जो माइनस cos θ1 था ये प्लस cos θ1 बन जाएगा। तो हमारा जो यहाँ से फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा, वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा, वर्क इक्वल टू पीई cos θ1 माइनस cos θ2। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपसे डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो जरा एक क्वेश्चन बता दो, अगर अच्छे से पता है तो। कह रहा है कि एक डायपोल को, है ना, रोटेट कर रहे हैं कहां से कहां, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हमारा डायपोल भी था। ठीक, इसको हम रोटेट कैसे कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है लेकिन इस डायपोल को रोटेट करके हमने कैसे कर दिया, रोटेट करके कुछ इस टाइप से कर दिया, है ना, इसको हमने 180 से रोटेट कर दिया इस टाइप से। तो कह रहा है बताओ इतना रोटेट करने पर, है ना, पूरा का पूरा यहां से यहां तक रोटेट करने पर हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो कमेंट में अपना आंसर बता देना कितना वर्क करना पड़ेगा। अगर वहां पर डायपोल मोमेंट का की वैल्यू P है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो अभी हमने बताया था कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2। जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो आपको पता होगा कि थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री, पता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं तब थीटा कितना हो जाता है इन दोनों के बीच में, 180 डिग्री, जबकि आपका θ2 है। तो θ1 कितना है, 0 डिग्री, तो लिख लोगे यहाँ से cos 0 डिग्री माइनस cos θ2 कितना हो गया यहाँ पर, 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा PE, cos थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस cos 180 की वैल्यू होती है -1। सॉल्व करना तो ये हो जाएगा PE और अंदर हो जाएगा 1 + 1 मतलब 2। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 2PE, है ना। 2PE हमें वर्क करना पड़ेगा जब किसी डायपोल को हम कहां से कहां रोटेट करा रहे हैं, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड से अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड तक, है ना। जब कहा जाए अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल तो उसमें क्या होगा, P और E के बीच एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। जब डायपोल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगा मतलब क्या है, उसके जस्ट अपोजिट है, मतलब थीटा कितना हो गया दोनों के बीच में एंगल, 180 डिग्री। बात समझ आ गई। तो बढ़े हम आगे। अब आते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो किसी डायपोल को हमने जब रोटेट किया, ठीक है, हमने डायपोल को एक रोटेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर वेरी नहीं कर रहा है। तो जब भी इस तरह से हम रोटेट करते हैं तो हमने जो वर्क किया है ना, मैंने क्या बताया था कि ये वर्क कौन करेगा, उसको रोटेट करने के लिए हम वर्क करेंगे। तो हमारा जो वर्क होगा, है ना, हमारा वर्क मतलब हमारा, हमने कुछ वर्क किया तो हमारी एनर्जी लॉस होगी, तो हमारी एनर्जी लॉस तो कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर हुआ होगा, क्योंकि एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय, तो हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं गई होगी। तो कहाँ गई, तो हमारी जो एनर्जी गई इन द फॉर्म ऑफ वर्क वो स्टोर हो गई किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल के फॉर्म में। यानी उस डायपोल में कितनी आ जाएगी, उस डायपोल में अब कुछ एनर्जी आ जाएगी जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या कहते हैं, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन, है ना, द वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल फ्रॉम ए डायरेक्शन टू द परपेंडिकुलर टू द फील्ड टू द गिवन डायरेक्शन। मतलब क्या कहना है कि पहले जो हमारा डायपोल था, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये हमारा हो गया डायपोल, पहले डायपोल ऐसे रखा है, कब, जब दोनों के बीच एंगल कितना हो, 90 डिग्री, है ना। इसको रोटेट करके कहां तक लाना है, इसको रोटेट करके लाना है हम कितने एंगल तक, थीटा एंगल तक, है ना। अब ये हो गया हमारा फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ये था इनिशियली पहले इस पोजीशन पे रखा हुआ है और आपको फाइनली रोटेट करके कहां लाना है, इस पोजीशन पर लाके रखना है। तो आपको टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा, है ना, या फिर हम कहेंगे कि हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा और जो हम वर्क करेंगे वही कहाँ स्टोर हो जाएगी,
वह स्टोर हो जाएगी डायपोल में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो पहले दैट मीन्स क्या करना है आपको, सिंपल सा कुछ नहीं करना है। आप चाहो तो सिंपल, हमने जो मैंने भी आपको वहां पर फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूला में क्या करना है, वैल्यू को बस पुट कर देना है, ऐसे भी काम आपका हो जाएगा। तो चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, कहाँ कि कहाँ से कहाँ को रोटेट करो, 90 डिग्री से थीटा तक, यानी यही तो हमारा थीटा 1 था, है ना, 90 डिग्री, और थीटा 2 कितना है, एंगल थीटा। अभी मैंने इसको बताया था इंटीग्रेट कैसे करते हैं, तो मैंने कहा था कि पी की वैल्यू कहाँ जाएगी, पी की वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो पीई आ गया हमारा बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ लगाओगे, 90 डिग्री से 0 डिग्री तक, वैल्यू को पुट करते हैं, माइनस पी साइन बाहर ले आते हैं तो पीई हो गया, और अब माइनस साइन तो बाहर आ गया, अब क्या बच गया कॉस थीटा, पहले पुट करेंगे कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 90, ठीक, वैल्यू कितनी होगी, तो हो जाएगा माइनस पीई, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, और अच्छा सेकेंड एंगल हमें दिया वो थीटा है ना, तो हमने कहा है वो कहां से 90 से लेकर थीटा तक, तो ध्यान देंगे तो एंगल हम रखेंगे 90 से थीटा जा रहे हैं, ठीक है, तो पहले लिखेंगे अपर लिमिट कितना हमारा थीटा है, थीटा 2, तो हो जाएगा ये हमारा कॉस थीटा माइनस कॉस 90, ठीक, तो हो जाएगा पीई कॉस थीटा माइनस कॉस 90 की वैल्यू हो जाती है 0, तो क्या आ गया ओनली माइनस पीई कॉस थीटा, यानी आपका जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है डायपोल में वो किस फॉर्म में आ गया है, माइनस पीई कॉस थीटा के फॉर्म में। अब पी कॉस थीटा क्या लिखते हो, पी कॉस थीटा लिख सकते हो पी डॉट ई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को क्या लिखते हो, डॉट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, पी डॉट ई, इसे लिखते हो पी कॉस थीटा, तो यहां से आप लिख सकते हो यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस पी डॉट ई, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका एक क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है। बात समझ आ गई, यहाँ पर कुछ और से पूछा जाए तो पूछते हैं कुछ क्वेश्चन इसमें, कि जब कोई डायपोल स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहे, है ना, तो मैंने कहा था स्टैटिक इक्विलिब्रियम कब आती थी, जब थीटा की वैल्यू होती थी कितनी, 0 डिग्री, तो बताओ उस समय कितनी होगी एनर्जी, तो उसमें एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा U इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह पुट करके 0 डिग्री, वैल्यू आएगी माइनस पीई, ठीक है, ये हो गया U, ठीक है, ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। ये देखो ये साइन का साइन है नेगेटिव साइन, इसे बोलते हैं ये मिनिमम एनर्जी है ना, तो मिनिमम एनर्जी डायपोल में कब होगा, जब कैसा रहा हो, जब वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, उसमें उसके पास कितनी होती है, मिनिमम एनर्जी होती है, ठीक। दूसरा पॉइंट मैंने पूछा था कि जब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, जब मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें आपको बताया था, तो जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये कब होता था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जब भी आप डायपोल को कब रखते थे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब थीटा होता था उनके बीच में 180 डिग्री, ठीक, तो इस केस में अगर आप निकालना चाहो u की वैल्यू हो जाएगी माइनस पीई कॉस 180, ठीक, तो ये हो जाएगी माइनस पीई कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो u कितना आ जाएगा आपका, u आ जाएगा, ये होता है हमारा मैक्सिमम एनर्जी, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और बन जाएगा ओनली पीई। ये कौन सी एनर्जी है, ये है आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी वैल्यू कितनी है, ओनली पीई के इक्वल, ठीक है, तो पॉइंट याद रहेगा दोनों बातें अच्छे से, ठीक है, भूलना नहीं बात को हमेशा, कि कभी भी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम जब अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखा हुआ है, तो उस समय उसके पास कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस पीई, ठीक है, कितनी हो जाएगी उसमें एनर्जी, स्टेबल स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक जैसे कह सकते हो आप स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना, इसे लिख लो कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा उसमें एनर्जी मिनिमम होती है और वैल्यू होती है यू मिनिमम की वैल्यू माइनस पी, जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा उसमें थीटा की वैल्यू 180 होती है और उसमें एनर्जी मैक्सिमम होता है और उसमें पीई की वैल्यू यू मैक्स होती है, ठीक। एक पॉइंट और याद रखो, बहुत ही बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा सकता है इसमें, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया, है ना, अब बात करते हैं हम इसके थर्ड पॉइंट के बारे में, ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट कहता है कि जब टॉर्क मैक्सिमम हो, है ना, देन उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है,
यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ किसी डायपोल में कितनी होती है। तो आपको पता है टाउ मैक्स कब होता है, टाउ मैक्स होता है व्हेन, कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, थीटा 90 हो। तो बताओ वर्क डन कितना होगा, वर्क डन की वैल्यू जाएगी माइनस पीई कॉस 90, ठीक। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है आपकी 0। तो यहां से आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो डायपोल में कितना हो जाएगा, 0। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जब टॉर्क मैक्सिमम लग रहा हो उसमें उस पर कितनी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है डायपोल में, ठीक है। तो इतने सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे इनमें से पूछे जा सकते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता इसमें। बात समझ आ गई, आगे चले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट, है ना। मैंने आपको बताया था कि जब आपको बताया था चैप्टर पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं ना। एक इलेक्ट्रिक डायपोल में, एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है तो उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। अब क्या कर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं कि जब एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा रहा है, अगर रखा गया है तो उस समय, तब उसमें उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पी पर कितना पोटेंशियल होगा, है ना। अब हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं पोटेंशियल, ठीक है। कैलकुलेट करें कैसे, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा था कि किसी पॉइंट आर पर, यानी अगर मान लो कोई चार्ज रखा है क्यू, है ना, इस क्यू चार्ज के चलते आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था के क्यू बाई आर, ठीक। मैंने आपको ये भी कहा था कि जब भी हम पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं उसमें हम चार्ज को विथ साइन पुट करते हैं, ठीक है। बड़ा ध्यान देना, मैंने कहा था कि उसमें हम चार्ज को हमेशा विथ साइन पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इस डायग्राम में करना क्या है, तो मैंने कहा है कि एक डायपोल रखा है, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, इनके बीच सेपरेशन 2L है, ठीक। इसके सेंटर पॉइंट से एट ए डिस्टेंस r पर एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। बातों को धीरे सुनना, मैंने कहा एक डायपोल रखा है माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज, उन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, उन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना है, वो है हमारा 2L के इक्वल है, L इंटू L 2L। इसके सेंटर पॉइंट से एट ए डिस्टेंस r पर एक पॉइंट हमने लिया है P, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू दिस डायपोल। तो पहला हम निकालते हैं पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, यानी प्लस क्यू चार्ज के चलते, यानी जो प्लस क्यू चार्ज के चलते इस P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। तो देखो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, कैसे निकालोगे, तो पूरा डिस्टेंस है r, है ना, और ये डिस्टेंस है L, ये L है और ये R है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा L माइनस R, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा V1 का फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू बाई आर माइनस एल, ठीक है। बात समझिए, ये हो जाएगा हमारा के क्यू अपॉन आर माइनस एल, ये हो गया प्लस क्यू चार्ज के चलते। बात करते हैं अब हम सेकंड चार्ज हो गया हमारा माइनस क्यू। माइनस क्यू चार्ज के चलते पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसे हमने V2 लिखा। V2 की वैल्यू कैसे पुट करोगे, तो फॉर्मूला होता था के क्यू बाई आर। ध्यान देना यहाँ पे जो चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है, इसलिए हमने क्या लिखा है, माइनस साइन बाहर आ गया है, क्या लिखेंगे, माइनस के क्यू। अब देखो ये डिस्टेंस कितना है ना। अब देखना इसमें कि इसमें डिस्टेंस है कितना, तो बात समझ आ गई। अब देखते हैं हम डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, तो देखो पहले कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है L, ठीक, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है R। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, माइनस क्यू से इस P पॉइंट तक का डिस्टेंस L प्लस R, या फिर लिख सकते हैं R प्लस L। तो नेट पोटेंशियल क्या होता है, नेट पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, पता है आपको कि पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसको नॉर्मली ऐड कर लेंगे, तो क्या किया हमने, इसको नॉर्मली यहाँ पर हम ऐड करते हैं, तो होता है के क्यू, तो V1 हो गया हमारा के क्यू अपन R माइनस एल, माइनस V2 हो जाएगा के क्यू अपन R प्लस एल। दोनों का एलसीएम लेते हैं तो R माइनस एल और R प्लस एल हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, आपको दिखाते कैसे करना है, तो हो जाएगा के क्यू इंटू आर प्लस एल, और एलसीएम लोगे तो हो जाएगा R माइनस एल इंटू आर प्लस एल, एलसीएम लेके सॉल्व करते हो जाएगा माइनस के क्यू आर माइनस एल। सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा के क्यू आर प्लस के क्यू एल, ठीक। इधर हो जाएगा माइनस के क्यू आर और माइनस माइनस हो जाएगा माइनस के क्यू, और माइनस एल होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, बन जाएगा के क्यू एल। डिवाइड बाय करोगे तो हो जाएगा आर माइनस एल और आर प्लस एल मिलके क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखोगे यहाँ से टर्म कौन कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर
के क्यू आर और माइनस के क्यू आर कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया के क्यू एल प्लस के क्यू एल, दोनों को ऐड करके बना दोगे के क्यू इंटू टू एल। ठीक, अब हमें पता है कि यहाँ पर जो टर्म लिखा है Q इंटू टू एल, यही तो होता है डाइपोल, है ना। Q इंटू टू एल का लिख सकते हो P, तो K इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कर लोगे। अगर ये R बहुत छोटा है, सॉरी, ये अगर ये आर लेंथ बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू डाइपोल के साइज में, है ना, इन डाइपोल का साइज बहुत छोटा है और जो हम ये पॉइंट आर ले रहे हैं ये आर बहुत दूर है, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम आर के कंपेयर में एल को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इस केस में हमारा जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, v इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर। यानी यहां से आपको क्या दिखा कि डाइपोल के केस में एक्सियल पर पॉइंट पर डाइपोल के एक्सिस पर जो पोटेंशियल होता है वो आर पे कैसे डिपेंड करता है, 1/r² के फॉर्म में डिपेंड करता है, जबकि पॉइंट आके चलते 1/r के फॉर्म में। तो याद रखना कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, है ना। यानी डाइपोल का पोटेंशियल कैसे वेरी करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, है ना। यानी डाइपोल से कितने डिस्टेंस पर रखा है ये डाइपोल, उसके इनवर्सली डिपेंड करता है और स्क्वायर फॉर्म में डिपेंड करता है। ठीक है, तो पॉइंट बड़ा याद रखना, पॉइंट के चलते 1/r, लेकिन डाइपोल के चलते पोटेंशियल डिपेंड करता है 1/r² के फॉर्म में। बात करते हैं अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं कि इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना होगा डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, है ना। बड़ा सिंपल है, इसमें तक मुझे कुछ ज्यादा समझाना ही नहीं पड़ेगा। देखो, तो लिखा है यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, दोनों डाइपोल के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, L प्लस L 2L ना, ये भी L ये भी L 2L डिस्टेंस हो गया। अब इस डाइपोल के सेंटर पॉइंट से एक R डिस्टेंस, है ना, R डिस्टेंस पर ऊपर जाते हैं और एक पॉइंट P चूज कर लेते हैं। हमें इसी P पॉइंट पर फाइंड करना है नेट पोटेंशियल। ठीक, तो ये सेंटर पे है, तो ये दोनों वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये दोनों वैल्यू हो जाएगी x हो जाएगा, है ना, ये दोनों वैल्यू कितनी होगी, x होगी, है ना, क्योंकि कैसा ट्रायंगल बन जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा इसलिए। ठीक, अब हम फाइंड आउट करते हैं V1 है पोटेंशियल किसके चलते, इस प्लस क्यू चार्ज के चलते, तो प्लस क्यू चार्ज के चलते हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो V1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा KQ अपॉन x, है, मैंने क्या कहा था फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R। तो Q1 चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, ये P पॉइंट, तो क्या लिखेंगे KQ अपॉन x, है ना। देखो ये Q से कितने चार्ज डिस्टेंस पर है, ये ओनली x डिस्टेंस पर है, ये P पॉइंट, तो क्या लिखोगे KQ अपॉन x। बात करते हैं जब इस नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, तो देखो इस नेगेटिव चार्ज से ये P पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, ये भी x डिस्टेंस पर ही है। तो V2 क्या लिख लोगे, V2 हो जाएगा माइनस के क्यू बाई एक्स, क्यों, क्योंकि चार्ज को हम हमेशा विद साइन पुट कर रहे हैं, इसलिए हो जाएगा ये माइनस के क्यू बाई एक्स। मैंने बताया था कि नेट पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली दोनों को ऐड कर लो, तो नेट पोटेंशियल V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 इक्वल टू हो जाएगा V1 की वैल्यू के क्यू अपन एक्स और V2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस के क्यू अपन एक्स, ऐड करके दोनों हो जाएगा 0। यानी नेट पोटेंशियल जो होता है P पॉइंट पे ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, है ना, किसी डाइपोल के इक्वेटोरियल एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट चूज करोगे तो वहां पर नेट पोटेंशियल कितना होता है, हमेशा 0। इसे याद रखना है ना, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है इसमें, तो ये आपको याद रखना है। बात समझ आ गई। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जब भी पूछा जाएगा तो आपको बड़ा एक वर्ड में याद रखना है, कितना होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पर नेट पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, 0। ठीक, और एक्सियल पॉइंट पर कितना था, उस पर था कितना था, Kp अपॉन आर स्क्वायर, याद रहेगा, एक्सियल पॉइंट पर Kp अपॉन आर स्क्वायर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर 0। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट, कहता है एट ए जनरल पॉइंट, कह रहा है अब किसी जनरल पॉइंट पे बात करो, अब ना वो एक्सियल लाइन पर है ना वो उसके इक्वेटोरियल लाइन पर है। अब जहां पर चार्ज रखा हुआ है, अब जो हमारा चार्ज रखा हुआ है वो कहीं भी रखा हुआ है एक डाइपोल से, तब पूछा जा रहा है कि कितना हमें पोटेंशियल होगा एक पॉइंट P पर। तो लेट सपोज कि मान लो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है कि एक हमारे पास डाइपोल है Q, इनके बीच का डिस्टेंस अभी मैंने लिया है 2a, है ना, मैंने L लिया था, यहाँ लेते हैं 2a। अगर इनके बीच का डिस्टेंस 2a है तो ये हो गया माइनस क्यू चार्ज A पर, B पर चार्ज हो गया प्लस क्यू। ठीक, और इस डाइपोल का जो सेंटर है ना, सेंटर है P, वहां से एक थीटा एंगल पर हमने क्या किया, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट चूज किया है P। बात समझ आ गई। यहाँ पर डाइपोल हो गया, अभी सिर्फ येलो कलर से देखा जो मैंने बनाया डायग्राम, बस इसे ध्यान देना। ठीक है, नजर आ रहा है कि माइनस क्यू प्लस क्यू एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, और इन दोनों माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच जो डिस्टेंस है वो 2a है। इस डाइपोल के सेंटर से एट एन एंगल थीटा पर, मतलब डाइपोल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए एक r डिस्टेंस लेते हैं, कितना लेते हैं, एक r डिस्टेंस लेते हैं,
और ये डिस्टेंस कितना है, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी चूज किया। हमें इस पी पॉइंट पर फाइंड आउट करना नेट पोटेंशियल। ठीक, अब ये पी पॉइंट है वो Q1 और Q2 से अलग अलग डिस्टेंस पर है। जैसे ये देखो, ये प्लस क्यू चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है, R2 डिस्टेंस पर है। ठीक, जबकि देखा जाए कि ये माइनस क्यू चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है ये पी पॉइंट, तो ये डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पर है, R1 डिस्टेंस पर है। ठीक, तो क्यू प्लस क्यू चार्ज से R2 डिस्टेंस पर, माइनस क्यू चार्ज से R1 डिस्टेंस पर। तो let A be is a dipole consisting of charge minus q and plus q. We have to find potential at a point P which is at a distance r from the center, making an angle theta with the axis. तो डायपोल के एक्सिस के साथ ये जो हम डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं वो डिस्टेंस कितना एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। तो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो पता है पहले बताओ कि माइनस क्यू चार्ज के चलते पोटेंशियल कितना होगा। तो माइनस क्यू चार्ज के चलते पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस पी पॉइंट पर, तो ये डिस्टेंस कितना है, R1। कितना डिस्टेंस है, R1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन R1, क्योंकि चार्ज कैसा है, नेगेटिव। सिमिलरली बात करते हैं अगर हम प्लीज प्लस क्यू चार्ज के चलते हैं, तो इस प्लस क्यू चार्ज जो है वो R2 डिस्टेंस पर है ईपी पॉइंट से। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्लस के क्यू अपॉन आर। कितना हो जाएगा, प्लस के क्यू अपॉन आर। ध्यान देना यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस के क्यू अपॉन आर। आर मतलब R2, डिस्टेंस कितना है, R2। तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा, इसको आपको निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इसको VA अपॉन VA प्लस नेट पोटेंशियल V फाइंड आउट करते हैं पी पॉइंट पर, तो हो जाएगा V इक्वल टू VA प्लस VB इक्वल टू के क्यू। ठीक है, मैंने क्या किया है, VA कितना था, -1/R1 हो जाएगा, उसको मैंने बाद में लिख लिया, और VB को पहले लिख लिया है। ठीक है, क्योंकि VB कैसा है, प्लस में आ रहा है, तो हमने पहले लिख लिया, और VA कैसा था, माइनस था, उसको हमने बाद में लिख लिया। ठीक, क्या करते हैं अब यहाँ एलसीएम लेते हैं, 1/R2 माइनस 1/R1। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर आ जाएगा R1 माइनस R2। अब हमें तो निकालना है वो, हमें आ के टर्म में निकालना है ना। हमें जो फाइंड आउट करना है पोटेंशियल वो इस ओनली आ के टर्म में फाइंड आउट करना है, ना ही R1 आना चाहिए, ना ही R2 आना चाहिए। आना चाहिए तो क्या, R आना चाहिए, थीटा आना चाहिए, और ये 2a और q का टर्म आना चाहिए। क्या करते हैं अब यहां से हम इस B पॉइंट से, देखो बता कौन सा डिस्टेंस ज्यादा है, R1 ज्यादा है या R2। तो आप कहोगे सर कि R1 ज्यादा नजर आ रहा है R2 से। ठीक, तो क्या करते हैं, P पॉइंट B से एक डिस्टेंस लेते हैं परपेंडिकुलर, जो कितना एंगल बना रहा है, 90। कितना बना रहा है एंगल, 90। अब 90 एंगल बना रहा है, और ये एंगल कितना है, थीटा। कितना एंगल है, थीटा। तो अगर ये डाइपोल का साइज बहुत छोटा हो, है ना, डाइपोल का साइज अगर बहुत छोटा हो तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा, इसमें बहुत थोड़ा सा चेंज आएगा, याद रखना। अगर बहुत छोटा डिस्टेंस हो तो थीटा और थीटा, ये दोनों थीटा सेम होगा। तो ट्रायंगल देखते हैं हम लोग एबीएम में, है ना। ट्रायंगल देखो एबीएम, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है एबीएम, जिसमें एम क्या है, एम पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ पर cos थीटा की फॉर्मूला क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना, AM अपॉन AB। ठीक है, देखो कुछ इस टाइप से हमारा बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ये हो गया M पॉइंट है, ये A पॉइंट है, और ये B पॉइंट है। ठीक है, ये डिस्टेंस 2a है, M की वैल्यू R1 माइनस R2 है। ठीक है, कितना है ये, R1 माइनस R2 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये तो R1 बड़ा है और R2 छोटा है। जब आप ड्रॉ करोगे B से परपेंडिकुलर ऑन AB पर, ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ भी हो जाएगी हमारी R2। तो ये लेंथ कितना बच गया, तो ये लेंथ हो जाएगा हमारा R1 माइनस R2, यानी M की कितनी हो गई, R1 माइनस R2। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला यूज करोगे, अगर ये एंगल थीटा है तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, AM अपॉन AB, है ना। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाता है, तो M अपॉन AB हो जाएगा। M की वैल्यू पुट कर लो R1 माइनस R2, और AB की वैल्यू 2a। यहां से R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a cos थीटा। कितना हो जाएगी, R1 माइनस R2 की वैल्यू 2a cos थीटा। ठीक है, 2a मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा से, तो R1 माइनस R2 की वैल्यू आ जाएगी 2a cos थीटा। बात समझ जाएगा आगे यहाँ तक। तो फॉर्मूला देखो क्या गया था हमारा, V का फॉर्मूला आ गया था KQ, है ना। V का फॉर्मूला गया था KQ इंटू R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2, और R1 माइनस R2 की वैल्यू आ गई है 2a cos थीटा। क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम पुट करते हैं यहाँ पर, यानी इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, तो दिखाते हैं नेट पोटेंशियल कितना आएगा। तो अगर R की वैल्यू बहुत बड़ा हो R से, A से, है ना, यानी जो डाइपोल का लेंथ है उससे बहुत बड़ा हो हमारा डिस्टेंस R, तो R1 और R2 की वैल्यू भी लमसम R के इक्वल ही हो जाती है, दोनों इक्वल हो जाता है। तो सारे वैल्यू को पुट करते हैं, तो KQ, ठीक है, R1 माइनस R2 की जगह हमने पुट कर दिया 2a cos थीटा, नीचे था हमारा R1 इंटू R2, उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया R स्क्वायर।
हो जाएगा R इंटू आर, बन जाएगा R स्क्वायर, क्योंकि नीचे क्या था R1 इंटू R2, तो R1 की वैल्यू भी R, R2 की वैल्यू भी R, तो R इंटू आर बन जाएगा R स्क्वायर। हमें क्या पता है अभी डायपोल का फॉर्मूला क्या था, मैं बताया था P के लिए क्या होती है Q इंटू 2A, तो Q इंटू 2A देख लो, है ना, Q इंटू 2A को आप क्या पुट कर सकते हो, Q इंटू 2A, तो इस Q इंटू 2A का पुट कर दो, लिख दोगे P, तो क्या बन जाएगा KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, और KP cos थीटा, है ना, KP cos थीटा आप कह सकते हो, तो ये तो हो गया हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो एक तो फॉर्मूला आप याद रखोगे, ठीक। अगर पूछा जाए वेक्टर फॉर्म में, है ना, तो v को अगर लिखा जाए वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, p और r के टर्म में, तो हमने क्या ऊपर भी r से मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे से r से मल्टीप्लाई कर लिया, है ना, क्या लिख लेंगे, इक्वल लिख सकते हो k p cos थीटा इंटू r, और नीचे भी r से मल्टीप्लाई कर लो तो बन जाएगा r क्यूब। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, अब देखो p cos थीटा इंटू r, ये क्या बन जाएगा p डॉट r, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा k इंटू पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में कहीं पूछा जाए तो पोटेंशियल कैसे डिपेंड करता है, आर पे, आर क्यूब के फॉर्म में, है ना, क्योंकि ऊपर में पी डॉट आर आ जाएगा और नीचे आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे कितना आ जाएगा, आर क्यूब रहता है, पॉइंट को ध्यान रखना है हमेशा। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कभी कभी आपसे वेक्टर फॉर्म पूछा जाता है कि करेक्ट फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल का पी डॉट आर के टर्म में, तो हो जाता है पी के इंटू पी डॉट आर अपॉन आर क्यूब, ठीक है। बात समझ आ गई यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल का वर्क फाइंड आउट कर लिया, डायपोल पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो फाइंड आउट कर लिया, डायपोल के चलते पोटेंशियल कितना कहाँ कहाँ होता है, एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल लाइन पर और एनी पॉइंट पर, तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बात करते हैं कंसेप्ट है जो कि हमारा इसको करते हैं हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस, है ना। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है, तो इक्वी का मतलब होता है इक्वल, और पोटेंशियल मतलब एक और सरफेस, यानी एक ऐसा सरफेस जिसका पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यानी ए सरफेस, है ना, यानी ऑल ओवर ऑन द सरफेस पोटेंशियल इज कांस्टेंट, यानी एक ऐसा सरफेस जिसके पूरे सरफेस पर कितना हो पोटेंशियल कांस्टेंट हो, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। आपसे टर्म 1 में जो पूछा जाएगा वो आपसे पूछा जाएगा कैसा क्वेश्चन, वो आपसे पूछा जाएगा ओनली एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में आपको याद रखना क्या क्या होता है, तो याद रखना, तो एक ऐसा सरफेस जिसका पोटेंशियल सेम हो उसे क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो लेट सपोज कि यहाँ पर मान लो जो एरो से बनाई, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो इस पे पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल का इसमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस कौन है, तो ये सब कैसे है, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, क्या है ये सब इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ध्यान देना कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनके बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो कई पूछा जाए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होता है, तो होता है ऑलवेज 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक। पहला जो सरफेस है उसका पोटेंशियल V1 है, दूसरा जो पोटेंशियल है सरफेस है उसका पोटेंशियल V2 है, ठीक। ये क्या था, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तब। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, मान लो यहाँ पर एक चार्ज रखा है Q, एक प्लस Q चार्ज रखा है, इसके चलते ये एरो जो बनाया हुआ ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लस Q चार्ज के चलते, ठीक है। ये पहले बताया था कि एक प्लस Q चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होता है हमेशा रेडियली आउटवर्ड, मतलब चार्ज से हमेशा बाहर की ओर निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। अब इसमें पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, तो याद रखना जो चार्ज है ना, उससे वो क्या रहेगा, चार्ज से हमेशा सिमेट्रिक रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा वो परपेंडिकुलर रहेगा। तो देखो यहाँ पर क्या क्या है, तो ये जो मैंने डॉटेड कलर से बनाया है ना, डॉटेड लाइन से जो डॉटेड सर्कल है वही हमारा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो जो इनर में जो सरफेस बन रहा है आपको रेड कलर से दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, ये आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, यानी इस पॉइंट पर सभी सरफेस का पोटेंशियल कितना होता है, सेम होगा, और वो मान लो V1 है। बात करते थोड़ा बाहर में भी एक आपको दिख रहा होगा कि बाहर में भी एक आपका सरफेस बन रहा है, दूसरा सरफेस, है ना, इस सरफेस का पोटेंशियल कितना है V2, है ना, इस सरफेस का पोटेंशियल कितना है V2। और यहां भी देखो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा 90 डिग्री पर ही बनते हैं, हमेशा कितना बन रहा है, हमेशा 90 डिग्री पे ही बन रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में हमेशा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। बात समझ आ गई, तो ये था हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब बात करते हैं इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी इससे कुछ क्या क्या विशेष गुण है उसके बारे में बात कर लेते हैं।
तो कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो क्या होता है, मैंने कहा कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, हमेशा उससे 90 डिग्री पर होगा। तो अगर एक सरफेस है, क्या सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री पर होगा। यानी इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री होता है। कह रहा है नो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रॉस ईच अदर। जैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, वैसे ही दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। बात समझ आ गई, यानी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, यानी हमेशा एक दूसरे से दूर रहती है। कह रहा है इफ ए चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस देन वर्क डन कितना होता है, 0 हो जाता है। यानी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में, है ना, मान लो ये कैसा सरफेस है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हाँ, ये सरफेस कैसा, मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो कह रहा है इस पे एक चार्ज को एक पॉइंट ए से, है ना, एक पॉइंट से ए पर उठाओ और ले जाओ कहीं पर, ले जाके बी पे रख दो, है ना। तो कह रहा है कि इस केस में हम एक ही सरफेस पर हम एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हैं ना। इसे किसी भी तरीके से ले जाओ ए से, लेकिन ए भी सरफेस पे होना चाहिए, बी भी इसी सरफेस पर होना चाहिए। इस केस में जो टोटल वर्क करना पड़ता है वो हमें 0 करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, क्यू इंटू डेल्टा वी, है ना। वर्क डन फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू वीबी माइनस वीए, ठीक। हमें क्या पता है कि वीबी और वीए का पोटेंशियल क्या है, सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो वीबी को सकते हैं वी और वीए को सकते हैं वी, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो क्यू इंटू हो जाएगा 0 और वर्क डन कितना आ जाएगा, 0। यानी किसी एक चार्ज को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाए सेम सरफेस पर, तो हमें वर्क कितना करना पड़ता है, वर्क हमें हमेशा 0 करना पड़ता है, मतलब कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। बात समझ आ गई। तो आज हमारा कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। डायपोल को रखोगे कभी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कितना उस पर वर्क करना पड़ता है, कितनी एनर्जी स्टोर होती है, हमने पढ़ा। इसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा, और इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दोनों पे डिपेंड करती है ये भी पढ़ा। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर के बारे में, हम नेक्स्ट क्लास से हम बात करेंगे। और जो लोग नहीं है वो हमारा देख लेना कि जो झारखंड बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यू इस बार, वो हम चैप्टर वाइज अपलोड करने वाले हैं, और हूबहू वही क्वेश्चन आते हैं और एकदम सेम टू सेम न्यूमेरिकल्स भी ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो उसके लिए वेट करो, वीडियो जल्दी हम आपको लाइव कराएंगे सेशन में, ठीक है। तो जो लोग नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।